डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी थी हेंस बेथी और वैन ब्लैक ने। ये दोनों फिजिक्स के प्रोफेसर थे और इन्होंने थ्योरी 1932 में दी थी और बाद में इस थ्योरी को ज़्यादातर यूज़ किया केमिस्ट्री वालों ने। अब ये थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में क्या कहती है? ये कहती है कि मेटल लीगेंड के बीच में जो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं, जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, इसका मतलब ऑर्बिटल ओवरलैप होता है। ये थ्योरी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये इस चीज़ को नहीं मानती, ये कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नहीं मानती। तो फिर क्या कहती है वो हमें इसके पोस्टुलेट से पता चलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप समझ लेना, देख लेना। देखो, सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि देयर इज नो इंटरेक्शन, यानी मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनता, डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता, बल्कि क्या होता है कि लीगेंड्स जो ना और मेटल्स, लीगेंड्स एंड मेटल्स, दीज एक्ट लाइक चार्जेस, यानी दीज आर ट्रीटेड एज चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। इन्हें पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मेटल लेंगे, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। लीगेंड पे नेगेटिव चार्ज रहता है, इसको हम कहेंगे नेगेटिव पॉइंट चार्ज। ठीक। और उसके बाद में क्या था? उसके बाद में क्या था कि ये दोनों चार्जेस जो है या ये दोनों स्पीशीज जो है ये ओवरलैप नहीं कर पाती, यानी एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज नहीं होते, गले नहीं मिलते, बल्कि क्या करते, दूर दूर से ही अट्रैक्शन करते हैं, ये अट्रैक्शन। ठीक। यानी देयर इज नो ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। फिर क्या है? ये जो पॉइंट चार्जेस है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज प्योरली आयोनिक या प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक दूसरे को पॉजिटिव नेगेटिव की नज़र से देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है। सो देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इंटरेक्शन इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये पॉइंट चार्ज तो हम मानते हैं, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एक लीगेंड नेगेटिव है और मेटल पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट पॉजिटिव है या कॉपर 2 पॉजिटिव है, लीगेंड से Cn नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, O2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जहाँ पे लीगेंड्स न्यूट्रल होंगे, वहाँ पे क्या, वहाँ पे किस तरह मेटल लीगेंड्स को अट्रैक्ट करता है? तो वहाँ पे होता क्या है, जैसे कुछ लीगेंड लेंगे हम, अमोनिया या वाटर या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल जिसे हम कहते हैं, तो दीज लीगेंड्स आर डाइपोलर इन नेचर। जिस तरह से ये वाटर है, वाटर के 2 पोल्स रहते हैं, हाइड्रोजन वाला पॉजिटिव पोल और ऑक्सीजन वाला नेगेटिव पोल, सो इट इज डाइपोल। तो इस सूरत में क्या होता है, यहाँ पे मेटल यानी पॉजिटिव आयन का और इस डाइपोल का इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। सो देयर इज आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है। यानी पॉइंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब होता क्या है, वहां पे तो आयन आयन अट्रैक्शन था, यहाँ पे आयन डाइपोल अट्रैक्शन है। ठीक है। यानी न्यूट्रल लिगेंड्स में आयन डाइपोल अट्रैक्शन होता है। न्यूट्रल लिगेंड के डाइपोल को, नेगेटिव पोल को अट्रैक्ट करता है मेटल आयन, पॉजिटिव मेटल आयन। ठीक। तो अट्रैक्शन के बाद में क्या होगा, मेटल और लिगेंड जो ना वो नजदीक आएंगे, है ना, दे विल कम क्लोज। जब नजदीक आएंगे तो उसके बाद में यहाँ पे नई जंग शुरू होगी। नई जंग क्या, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। अब आप बोलेंगे कि मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मैंने क्या कहा, पहले अट्रैक्शन होता है, मेटल और लीगेंड नजदीक आते हैं, उसके बाद में मेटल और लीगेंड के बीच में रिपल्शन शुरू होता है। अब ये रिपल्शन कहाँ से आता है मैं बताता हूँ। देखो, मेरे पास में कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है। इसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, सबको मैंने डाई पॉजिटिव रखा है। लेकिन फिर भी इसके डी ऑर्बिटल्स में, यानी डी ऑर्बिटल्स और अंदर वाले शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स तो है ना। जैसे इसमें D1 रहता है, इसको हम कहेंगे D1 सिस्टम, इसको कहेंगे D2 सिस्टम, D3 सिस्टम, D4 सिस्टम, D5 सिस्टम, D6 सिस्टम। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में भी, यानी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद में भी, डी में भी इलेक्ट्रॉन्स बाकी है। स्केडियम में 1 है, टाइटेनियम में 2 है, वेनेडियम में 3 है, क्रोमियम में 4, मैंगनीज में 5 और आयरन में 6। जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे यहाँ पे उतना रिपल्शन भी बाद में बढ़ेगा। ठीक है। इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं।
लीगेंड और मेटल के बीच में पहले अट्रैक्शन होता है ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो ये है अट्रैक्शन। लेकिन जो ये नज़दीक आते हैं, जब ये नज़दीक आते हैं तो लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के इन बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में यहाँ पे रिपल्शन शुरू होती है, ठीक है, जिससे एनर्जी बढ़ जाती, क्या होता है, एनर्जी बढ़ जाती, क्लियर। और इस अट्रैक्शन और रिपल्शन का सबसे ज़्यादा असर इन डी ऑर्बिटल्स पे पड़ता है, ये याद रखना। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ता है, डी ऑर्बिटल्स पे। अब अगर हमें ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अप्लाई करनी और समझनी है तो हमें कॉम्प्लेक्स को देखना है। हमारे पास में कॉम्प्लेक्सेस बहुत तरह के रहते हैं, बहुत जियोमेट्रीज के रहते हैं। जैसे हमारे पास में कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर। ऑक्टाहेड्रल कब बनता है, जब लिगेंड 6 मेटल को घेरते हैं, 6 लिगेंड्स मेटल के साथ में अटैच रहते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 रहता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 रहेगा तो वहां पे या तो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री रहेगी या फिर स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री रहेगी। बात समझ में आ रही है, शाबाश। अब हम सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल पे देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये मान लीजिए एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मींस इसमें 6 लिगेंड्स यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है दैट इज इक्वल टू 6, 6 लिगेंड। तो इसमें क्या होगा, मेटल होगा सेंटर में और लिगेंड जो होंगे वो 6 लिगेंड, एक यहां से आएगा, एक यहां से, 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 तभी तो ऑक्टाहेड्रॉन बनेगा ना। यहाँ पे ये बन गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट, ये बन गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लिगेंड्स आए हैं ना, वो लिगेंड्स आए हैं अलोंग एक्स एक्सीज। ये मान लो ये एक्स एक्सीज है, ये वाई एक्सीज है और ये है जेड एक्सीज। अब आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये मान लीजिए एक एक्सीज ऐसे, वाई एक्सीज, ये एक्स एक्सीज और इस ये जेड एक्सीज। आप ऐसे बनाओ या ऐसे, आप यहाँ पे लिगेंड लगाओ तब भी यही बात है। उसके बाद में इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ दो, थोड़ा सा मोड़ दो इधर, तो आपको ये इस तरह नजर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लिगेंड्स आए हैं ना, ये अलोंग द एक्सीज आए हैं, अलोंग द एक्सीज। अलोंग एक्स एक्सीज 2 लिगेंड है, अलोंग वाई एक्सीज 2 लिगेंड है, अलोंग जेड एक्सीज 2 लिगेंड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सपोज मेरे पास में एक मेटल है, ठीक, मेटल, और वो बना रहा है एक कॉम्प्लेक्स। उसमें लिगेंड यहाँ से आ रहा है, 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 अलोंग द एक्सीज आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन ज़्यादा होगा, इधर यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पे रिपल्शन होगा, इस एरिया में रिपल्शन होगा, यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा, इस एरिया में रिपल्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल्स के कुछ पार्ट्स पे रिपल्शन ज़्यादा होगा और कुछ पार्ट्स पे रिपल्शन कम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो हम पढ़ रहे हैं ना इफेक्ट ऑफ ऑन डी ऑर्बिटल्स, वो इफेक्ट एक जैसा नहीं होगा। जहां से लिगेंड डायरेक्ट आएंगे वहां पे रिपल्शन ज़्यादा होगी और बीच में जहां से लिगेंड नहीं आ रहा है वहां पे रिपल्शन कम होगी, ठीक। अब मैं दिखाता हूं आपको ऑर्बिटल्स पे इसका असर कैसे पड़ता है। मान लीजिए मेरे पास में एक डी सबशेल है, उसमें 5 डी ऑर्बिटल्स हैं और वो 5 डी ऑर्बिटल्स कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इसमें ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये जो है ना, ये एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, इट्स रिप्रेजेंट्स एक्सीज। इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल्स है ये इन एक्सीज के बीच में है, सो दीज आर कॉल्ड बिटवीन द एक्सीज ऑर्बिटल्स। और ये डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दोनों ऑर्बिटल्स जो ये वाले दो, ये इनके लोब्स जो रहते हैं ये ऑन द एक्सीज रहते हैं, ये अलोंग द एक्सीज रहते हैं। मैं इनको शेप दिखाता हूँ, पहले आपको ये ऑर्बिटल्स दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में ये है डी एक्स वाई, तो ये एक्स और वाई एक्सीज के बीच में इसके लोब्स रहेंगे, और डी वाई जेड ऐसे वाई और जेड एक्सीज के बीच में लोब्स रहेंगे। इस तरह से डी जेड एक्स, डी जेड एक्स, एक्स और जेड के बीच में लोब्स रहेंगे। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ऑन द एक्सीज रहेंगे, लोब्स अलोंग द एक्सीज, इनके लोब्स। इस तरह से डी जेड स्क्वायर, याद रखना डी जेड स्क्वायर के 2 ही लोब्स रहते हैं, यानी एक डम्बल और दूसरा एक कॉलर रहता है, ठीक। तो ये भी अलोंग दी जेड एक्सीज ही रहेगा। सो दीज 2 आर अलोंग जेड एक्सीज और ये 3 जो है ये बिटवीन द एक्सीज है, ठीक। ये एक बात। दूसरी बात, अब देखना ये जो लोब्स है ना, इनके साइंस अपोजिट में, यानी अगर आप
देखेंगे ये लोब इस लोब का मिरर इमेज है, इसका साइन सेम होगा। तो डी ऑर्बिटल्स की ये खासियत है, इनके अपोजिट वाले लोब्स में साइन सेम रहता है। तो जिनका अपोजिट वाले लोब्स में साइन सेम रहता है उनको हम कहते हैं जीरेड ऑर्बिटल्स। तो ये जीरेड भी है, तो इतना भी याद रख लेना। तो अब हमें ये समझ में आई बात कि डी ऑर्बिटल जो है ना एक तरह के नहीं रहते, बल्कि इसमें दो तरह के डी ऑर्बिटल्स रहते हैं, या मैं बोलूँगा 2 सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। एक सेट जो है वो है बिटवीन द एक्सिस, दूसरा सेट जो है वो अलोंग द एक्सिस। क्लियर? जहाँ तक तो बात समझ में आई, शाबाश। अब देखो, ये गौर से सुनना। मैंने आपसे कहा था ना जीरेड अनजीरेड। देखो हमारा एस ऑर्बिटल जो रहता है वो ऐसे चारों तरफ से सिमेट्रिकल रहता है, यानी उसका वेव फंक्शन एक्चुअली चारों तरफ से सेम रहता है। यानी जो जैसे यहाँ पे क्रस्ट है तो इसके अपोजिट में भी क्रस्ट, यहाँ पे क्रस्ट है इसके अपोजिट में भी क्रस्ट, यहाँ पे ट्रफ है तो इसके अपोजिट में भी ट्रफ। ठीक, तो इसको मैं बोलूँगा कि ये जो है ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल यानी इसमें 2 फोल्ड सिमेट्री, तो इसको मैं बोलूँगा जीरेड। अब पी ऑर्बिटल में कैसा रहता है? पी ऑर्बिटल में एक लोब पॉजिटिव है सॉरी ये नेगेटिव है, दूसरा है पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब साइन है, ये डायरेक्शन, यानी अप जा रहा है कि डाउन जा रहा है, क्रस्ट बन रहा है कि ट्रफ बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके एक लोब में क्रस्ट है, दूसरे में ट्रफ है, तो इसमें एक तरफ पॉजिटिव साइन लगाएंगे, दूसरी तरफ नेगेटिव। अगर आप इसको 2 फोल्ड यानी अगर आप मिरर लगाएंगे, क्या ये लोब इस लोब का मिरर इमेज है? नहीं, तो आप बोलेंगे इसको अनजीरेड। अब डी ऑर्बिटल्स में देखो, अगर आप मिरर लगाएंगे ऐसे तो माइनस माइनस साइन, इस तरह से यहाँ पे भी प्लस प्लस साइन अपोजिट में, तो इसको हम बोलते हैं जीरेड। फिर एफ ऑर्बिटल्स अनजीरेड। अब शॉर्टकट में याद रखना, पहले जीरेड अनजीरेड, जीरेड अनजीरेड, गूगू बोलना, गूगू। SPDF, एस ऑर्बिटल रहते हैं जीरेड, पी रहते हैं अनजीरेड, डी रहते हैं जीरेड, एफ रहते हैं अनजीरेड। ठीक, यहाँ तो होगा क्लियर, शाबाश। अब हम आते हैं वापस ऑर्बिटल्स पे, डी ऑर्बिटल्स पे। मैंने आपसे कहा कि लिगेंड्स आ रहे हैं अलोंग एक्सिस, ठीक, बिटवीन द एक्सिस नहीं आ रहे हैं लिगेंड्स। तो जो ऑर्बिटल्स अलोंग एक्सिस होंगे वो कौन से होंगे? जैसे dx² y² है या dz²। तो यहाँ पे इन ऑर्बिटल्स और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्शन होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन जो बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं उनके ऊपर रिपल्शन यहाँ पे कम होगा, क्योंकि इनके फेस टू फेस यानी यहाँ पे हेड टू हेड फेस टू फेस रिपल्शन नहीं हो रहा। यहाँ पे रिपल्शन होगी लेकिन साइड में रिपल्शन होगी, साइड में। ये फेस टू फेस रिपल्शन नहीं है, ये फेस टू फेस दुश्मनी नहीं है, ये आमने सामने की जंग है। यहाँ पे आमने सामने जंग है, आमने सामने की दुश्मनी, यहाँ पे आमने सामने की दुश्मनी, तो खतरनाक टक्कर, कांटे की टक्कर। लेकिन यहाँ पे इन ऑर्बिटल्स पे जो मैंने ब्लैक कलर के ऑर्बिटल्स बनाए, इनके ऊपर रिपल्शन कम होगा, बिकॉज दीज आर बिटवीन दी एक्सिस। लिगेंड्स यहाँ से डायरेक्ट नहीं आ रही, तो यहाँ से डायरेक्ट रिपल्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे रिपल्शन कम, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा। और याद रखना, जहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा तो वहाँ पे एनर्जी भी ज्यादा होगी, वहाँ पे टेंशन ज्यादा होगा, है ना। तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी मतलब स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास में डी ऑर्बिटल्स जो है वो भी मैंने आपसे कहा 2 तरह के रहते हैं। एक रहते हैं अलोंग द एक्सिस, जिनके ऊपर रिपल्शन ज्यादा हो सकता है, और दूसरा रहता है बिटवीन द एक्सिस, जिनके ऊपर रिपल्शन कम हो सकता है। तो रिपल्शन ऑन डी ऑर्बिटल्स लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। लार्ज कब होगा? जब ऑर्बिटल्स होंगे अलोंग द एक्सिस, और स्मॉल कब होगा? जब ऑर्बिटल्स होंगे बिटवीन द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस कौन कौन सा ऑर्बिटल है? dx² y² और dz², ये 2 ऑर्बिटल्स। बिटवीन द एक्सिस कौन है? dxy, dyz और dzx। ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल्स। ठीक, अब यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। यहाँ पे एनर्जी कम लगती है यानी रिपल्शन कम है, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो 2 टाइप के ऑर्बिटल्स हैं ये अब सेम नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे नजर रखिए, ये है सिंपल मेटल आयन जब था, मेटल N पॉजिटिव विदाउट लिगेंड, तो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल सेम थी, dx² y² dz², सबके सब सेम थे, एक ही एनर्जी में जो ऑर्बिटल्स रहते हैं उनको कहते हैं डीजेनरेट। ठीक, लेकिन फिर आए मेटल के राउंड में लिगेंड्स। क्या आए? लिगेंड्स हमला करने के लिए आए। जो इन लिगेंड्स ने इसको घेरा डाल दिया, तो यहाँ पे लिगेंड इलेक्ट्रॉन और मेटल इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन शुरू हुआ।
तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी पहले बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो ये चले गए हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट, HES, हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट। पर यहां पे भी अभी सेम एनर्जी लेवल में, सेम एनर्जी लेवल, तो यहां पे भी मैं कहूंगा कि ये अभी डीजेनरेट है। क्या है? डीजेनरेट। लेकिन फिर क्या होता है? फिर लिगेंड्स, मैंने आपसे कहा कि अलोंग द एक्सिस आते हैं, अलोंग द एक्सिस लिगेंड्स आते हैं। तो अलोंग द एक्सिस अगर लिगेंड्स आ गए तो अलोंग द एक्सिस रिपल्शन भी ज्यादा होगा, बिटवीन द एक्सिस लिगेंड्स नहीं आते तो वहां पे रिपल्शन कम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अलोंग द एक्सिस जो भी ऑर्बिटल्स हैं उनके ऊपर रिपल्शन ज्यादा होगा और उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अलोंग द एक्सिस कौन से हैं? अलोंग द एक्सिस है dx² y² और dz², यानी ये दो ऑर्बिटल्स, तो इनकी एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, बढ़ गई। इनको मैंने नाम रखा EG, डबल जिरेड। अब ये 2 है और जिरेड है, और बाकी के जो 3 है, बाकी के 3 ऑर्बिटल्स ये बिटवीन द एक्सिस है, तो यहाँ पे कंपेरेटिवली रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन कम होगा तो इनके ऊपर एनर्जी भी कम होगी, कम लगेगी, एनर्जी कम होगी, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एनर्जी कम होगी, तो ये थोड़े से इस लेवल से थोड़े से डाउन जाएंगे। जितने ये ऊपर जाएंगे उतने ये नीचे जाएंगे, याद रखना। इनको मैं नाम दूंगा T2G, ट्रिपल बट जिरेड, स्टिल जिरेड। क्लियर? और इस अलग अलग होने को कहते हैं हम स्प्लिटिंग, यानी यहाँ पे जो डिजेनरेसी थी, इनमें जो बरादरी थी वो टूट गई, दोस्ती टूट गई, अभी अलग अलग हो गए। इसको मैं बोलूँगा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी क्रिस्टल फील्ड में इनकी स्प्लिटिंग हो गई, लिगेंड फील्ड में इनकी स्प्लिटिंग हो गई, इसको हम कहेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक, और स्प्लिटिंग होने के बाद में इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस रहता है उसको हम कहते हैं डेल्टा, और लिखता हूं मैं O, क्योंकि हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया ना, तो इसको मैं कहूंगा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स, डेल्टा। और कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल, O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल, राइट। अब इन दोनों के बिल्कुल जो एवरेज सेंटर, दिस इज कॉल्ड बेरी सेंटर। बेरी सेंटर मीन्स एवरेज सेंटर, इन दोनों का एवरेज, स्टैटिस्टिकल एवरेज। क्लियर? अब देखो ये जो डेल्टा O है ना, डेल्टा O को हम नाम देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। याद रखना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं इसको, डेल्टा O को। दिस एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो जितना ऊपर जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा, जो जितना नीचे आएगा उसकी एनर्जी उतनी कम। हो गई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और याद ये भी रखना कि यूनिट ऑफ डेल्टा O इज पर सेंटीमीटर। डेल्टा O यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को हम पर सेंटीमीटर यानी केसर में मेजर करते हैं, पर सेंटीमीटर को हम केसर भी कहते हैं। ठीक, ये हो गई एक बात। और डेल्टा O जो है, एक डेल्टा O बराबर रहता है 10dQ के। D मीन्स डिफरेंस, Q मीन्स एनर्जी या हीट, तो 1 डेल्टा O इज इक्वल 10dQ। क्लियर? यहां तक तो समझ में आया, शाबाश। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग समझ में आई, बेरी सेंटर समझ में आया, क्यों ही स्प्लिटिंग ये भी समझ में आया। अब हम लास्ट में ये समझते हैं कि किसको कितनी एनर्जी होगी, मतलब T2G में कितनी एनर्जी दे सकते हैं पर इलेक्ट्रॉन, और EG में कितनी एनर्जी दे सकते हैं पर इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे याद रखना, T2G में जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी एनर्जी कम होगी, और EG में जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन से सपोज यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, यहाँ पे जो भी एनर्जी जाएगा उसकी एनर्जी कम होगी। EG में कितनी एनर्जी मिलेगी और T2G में कितनी एनर्जी मिलेगी पर इलेक्ट्रॉन है, मैं बताता हूँ। देखो EG का अगर हमें एनर्जी लेवल, एनर्जी देखना होगा तो हम कैसे करेंगे, हम देखेंगे EG के अपोजिट क्या है, T2G। T2G कितने हैं? 3 ऑर्बिटल, तो हम करेंगे 3 डिवाइड बाई ये 5, तो इसका मतलब इसकी जो एनर्जी होगी EG की वो होगी +3 डिवाइड बाई 5, +3 डिवाइड बाई 5, 3 डिवाइड बाई 5। इनकी एनर्जी अगर इनकी एनर्जी अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, इनके अपोजिट में क्या है, डिवाइड बाई ये 5। इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इनकी T2G की एनर्जी होगी माइनस, क्योंकि ये नीचे आया माइनस, ये ऊपर गया तो प्लस। इनकी एनर्जी होगी 2 ऑर्बिटल्स डिवाइड बाई 5 ऑर्बिटल्स, तो -2 डिवाइड बाई 5 डेल्टा O, तो वो बन जाता है यहाँ पे +0.6 डेल्टा O। ठीक, यहाँ पे कितना बनेगा
माइनस 0.4 डेल्टा ओ पर इलेक्ट्रॉन। याद रखना ये पर इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी। ठीक, तो फिलहाल आज यहीं तक। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उस लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा CFSE कैलकुलेट कैसे करते हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक किया आज, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करना।